हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब अपन मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का पार्ट थर्ड है ना। उसमें प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पूरा उसका सिस्टम पढ़ लिया था कि कहाँ कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी डक्ट होती है ना। अब अपने पास दो पार्ट और बचे हैं, एक ग्लैंड्स और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस है ना। तो ये दोनों को आज कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे सारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इनके बारे में चर्चा करते हैं। 3 ग्लैंड्स मैंने बताई थी, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रा। तो सबसे पहले सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का क्या है वो देखो। सबसे पहले तो ये क्या सीक्रेट करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, इसको बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको? सेमाइनल फ्लूइड। ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है। ओके, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है। अच्छा, ये फ्लूइड सीक्रेट कर क्यों रही है? सीधा सीधा बताता हूँ, स्पर्म है कहाँ थे? एपिड्राइमस में स्टोर है। वो क्या ऐसे ही चल के पहुंच जाएंगे? कहाँ तक पहुंचना है उनको? ओवम तक ना। फीमेल बॉडी के अंदर ओवम तक पहुंचना है। तो ओवम तक पहुंचने की कुछ ना कुछ तो फ्यूल चाहिए, कुछ एनर्जी तो चाहिए पूंछ हिलाने के लिए। पूंछ हिला के पहुंचेंगे तो भैया वो कहाँ से प्रोवाइड होगी? कुछ उनमें कई और इसेंशियल एलिमेंट चाहिए जो उनको हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में। तो वो सब इन ग्लैंड्स के सीक्रेशन से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या ये क्या क्या होती है। 3 चीजें मैं हर ग्लैंड का बता रहा हूँ। पोजीशन क्या है, सीमन का मैं क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, और कंटेंट क्या है, और इनका नंबर। ठीक है, तो नंबर में ये कितनी है? 2। नंबर में 2 है, एक इधर एक इधर। पेयर में बोलो तो 1, या नंबर में बोले 2 है ना। पोजीशन कहाँ थी? मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर के दोनों लेटरल साइड। ठीक है, मैंने उस डायग्राम में आपको क्लियर किया था। जैसे ये था यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यहां से वो आ रही थी, वॉश डिफरेंस आ रही थी। तो वॉश डिफरेंस का जो फूला हुआ पार्ट था एम्पुला, एम्पुला में इसकी डक्ट ओपन हो रही थी, और यहाँ पर ऐसे ये एक सैक लाइक ऐसे इधर वाली ग्लैंड्स में डक्ट में यहाँ से ऐसे सैक लाइक प्रेजेंट थी। तो ये तो थी सेमाइनल वेसाइकल। तो इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट बनी थी। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये दोनों वॉश डिफरेंस कनेक्ट हो गई थी। वो कनेक्ट के कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाई, और जो कि आगे चल के किस में कनेक्ट हो गई थी? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा बाहर निकलेगा पेनिस के थ्रू, है ना, यूरेथ्रा में। इसके बाद एक और ग्लैंड थी यहाँ पर, कौन सी थी? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड थी ये है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड थी। और प्रोस्टेट के नीचे बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। तीनों ग्लैंड की पोजीशन पता है आपको? चलो, तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्टली ब्रीफली डिस्क्राइब करता जाता हूँ। चलो, तो इसमें खास बात क्या है, इसकी पोजीशन क्या है? डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ये, इसका ऊपर तो कहते हैं डोर्सल, जिसका ऊपर वाला पोर्शन है वो डोर्सल, और साइड में होता है उसको बोलते हैं लेटरल। तो डोर्सल ऊपर की साइड है और साइड में है, ऊपर और अगल बगल, तो इसको बोलते हैं डोर्सोलेटरल पोजीशन, है ना। डोर्सोलेटरल पोजीशन हो गई इसकी, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पोजीशन आ गई समझ में। सीमन, अच्छा सीमन बोलते किसको है? सीमन बोलते हैं ये सारे ग्लैंड्स के फ्लूइड और स्पर्म सबको मिला दें एक साथ तो जो बनेगा उसको बोलते हैं सीमन। जो बॉडी से बाहर आता है वो सीमन होता है ना। फीमेल जो मेल इजैकुलेट करता है, जो व्हाइट कलर का फ्लूइड, वो उसको बोलते हैं अपन सीमन, है ना। उसमें स्पर्म भी रहेंगे और ग्लैंड्स के, ये तीनों ग्लैंड्स का फ्लूइड भी रहेगा। चलो, तो सीमन का ये लगभग 60 to 70% पार्ट बनाता है ना। और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, कंटेंट की बात कर लें अपन। तो कंटेंट क्या क्या होते हैं इसमें? फ्रक्टोज मैन, जो कि एक्ट एज अ फ्यूल फॉर दी, किसके लिए? फॉर स्पर्म्स। स्पर्म्स के लिए ये फ्यूल की तरह काम करेगा, उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, आइनोसिटोल, इन सब का हर का एक पर्पज है। फाइब्रिनोजन क्यों? क्योंकि जैसे ही मेल की बॉडी सीमन को इजैकुलेट कर देती है बॉडी से बाहर, है ना, पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर, तो वो तुरंत जम जाता है। क्या? कोएगुलेट हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। तो जमने के बाद उसको फाइब्रिनोजन एंजाइम आगे क्या करेगा? उसको लिक्विफाइड करेगा नॉर्मल पोजीशन में। जमे में स्पर्म आगे नहीं जा सकते ना, मूव नहीं कर सकते, उसको नॉर्मल पोजीशन पर, लिक्विड पोजीशन पे लाएगा, है ना।
प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बनेंगे तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन बने तो ये अपने आप जो स्पम्स होंगे वो सर्विक्स के थ्रू ऊपर बढ़ेंगे, वो अपन मैं वहां बताऊंगा। सिट्रेट और आइनोसिटोल का अपना अपना रोल है ना, इन सब का अपना अपना रोल है। चलो अब सेकंड पर चलते हैं अपन। सेकंड ग्लैंड है अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेकंड ग्लैंड है अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड कैसा होता है वो बात करें तो मिल्की टाइप का होता है, थिक एंड स्टिकी, ठीक है, मोटा और चिपचिपा टाइप का होगा, ठीक है। तो ये मिल्की कलर जो सीमन का आता है वो इसी की वजह से आता है ना। ये नंबर में 1 होती है, नंबर में 1 है लेकिन कितने लोब की बनी है? 5 लोब की। 5 लोब्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन नंबर में सिर्फ 1 है चारों तरफ, ठीक है, यूरेथ्रा के चारों तरफ होगी। 5 लोब्स की मिल्की बनी। पोजीशन यूरिनरी ब्लड के जस्ट नीचे अभी मैंने बताई थी। पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होती है ना, स्लाइटली एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन पीएच होती है इसकी, है ना। सीमन का एक लगभग 30% पार्ट बनाती है ना, लगभग 30% पार्ट। कंटेंट इसमें क्या क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, ठीक है, ध्यान रखना कैल्शियम से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम। मैंने अभी बताया था आपको कि सीमन बॉडी से बाहर निकलने के बाद, इजैकुलेट होने के बाद क्या होता है? क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉट कौन करता है? क्लॉटिंग एंजाइम। ये सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड के साथ मिलकर इसको क्लॉट कर देगी और थोड़ी देर बाद क्या लिक्विफाई होता है। तो किसकी वजह से होता है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन की वजह से, है ना। जो फाइब्रिन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है वो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये इसको थोड़ी देर बाद तोड़ देगा। क्लॉटिंग एंजाइम फाइब्रिन के साथ, जो मैंने फाइब्रिनोजन बताया था ना, फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर क्या बनेंगे? क्लॉट कर देंगे। ये क्लॉट का फायदा क्या है? क्यों क्लॉट करते हैं? उससे क्या होता है? जो स्पर्म्स की मोटिलिटी, इधर उधर मचलने की ताकत वो कम हो जाती है, तो एनर्जी कंजर्व होगी कुछ समय के लिए। बाद में लिक्विडफाई हो जाएंगे तो तुरंत अपना तरीका पता करेंगे कि जाना किधर है ना। चलो, तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो थर्ड ग्लैंड है अपनी काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, थर्ड ग्लैंड में मैंने इसकी पोजीशन बताई थी, कहाँ थी? जो यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा की जो प्रोस्टेट थी, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे यहाँ है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की नीचे लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में प्रेजेंट थी, जो बॉडी के अंदर यूरेथ्रा होता है, और ओपन होती है पेनाइल यूरेथ्रा, जो बॉडी के बाहर होता है यूरेथ्रा, है ना, उसमें ओपन होती थी, इसकी डक्ट आती थी, है ना। तो ये बात हुई, प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बट ओपन इनटू पेनाइल यूरेथ्रा, है ना। चलो, ये बात हो गई। नंबर में 2 होती है, मतलब पेयर में 1। इसका फ्लूइड होता है ट्रांसपेरेंट, सिल्मी और जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक। पीएच लगभग 7.2 होती है, एल्कलाइन पीएच। इसके 2 मेन फंक्शन है, बस वो ध्यान रखना। पहली बात तो क्या होता है? यूरेथ्रा का काम क्या है? यूरिन को ले जाना ना, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बार बार बाहर निकालना, यही काम है उसका। लेकिन कॉमन पाथवे है किसके लिए? सीमन के लिए। सीमन को भी लेके आएगा, है ना। तो अगर यूरिन की पीएच कितनी होती है? एसिडिक होती है। अगर एसिडिक पीएच में सीमन आएगा तो डिस्ट्रॉय होंगे स्पर्म। तो इसीलिए ये ग्लैंड क्या करती है, काउपर्स ग्लैंड, ये क्या कर देती है? उस एसिडिटी को एल्कलीन, ये एल्कलीन नेचर की है ना, तो एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करके एल्कलीन बना देगी, है ना। और दूसरा, ये जो जेली लाइक फ्लूइड भेजती है वो सीमन के आने से पहले ही उस पूरे बे को, यूरेथ्रा को एल्कलीन कर देगा, एसिडिटी को खत्म कर देगा और पेनिस के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवा देगा। इसको काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में सफिशिएंट है। चलो, अब कुछ टर्म्स हैं वो समझ लो। सीमन, सीमन में क्या क्या होता है? स्पर्म प्लस, और क्या होता है स्पर्म के साथ? अभी बता चुका हूं मैं आपको। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ना, उसका फ्लूइड, है ना। एसेसरी पूरा लिख लेना इसको, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स फ्लूइड, है ना, इनका फ्लूइड, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? सीमन, है ना। इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम मतलब जब मेल एक बार क्या करता है? कोइटस, कोइटस मींस फीमेल के साथ मेल मिलाप करता है, उस समय क्या होता है? उसका वॉल्यूम कितना रिलीज होता है, जो मेल है वो बॉडी से कितना बाहर निकालता है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? उस टर्म को, उस टर्म को थोड़ा सा मैं अभी यही बता देता हूं। उस टर्म को बोलते हैं एजैकुलेशन,
ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। ये टर्म मैं यही बता देता हूं, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब सीमन का बॉडी से बाहर आना, सीमन आउटसाइड द बॉडी, है ना, मेल, है ना। तो और इजैकुलेशन मतलब पेनिस से बाहर आ गया सीमन, उसको इजैकुलेशन बोलेंगे। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन एक टर्म है। इंसेमिनेशन क्या है? सीमन का फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना। सीमन है, ये सीमन क्या करेगा? फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर गया उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, और मेल बॉडी से बाहर हुआ उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर है? एक मिनट, अब इसको अपन सीमन पे ही फोकस करते हैं अभी। ये एक बार में कितना वॉल्यूम रिलीज होता है? 3 to 4 ml। कितना? 3 to 4 ml जब मेल कोइटस करता है, ठीक है, तो 3 to 4 ml। पीएच इसका लगभग कितना हो जाएगा? 7.3। ठीक है, पीएच इसका 7.3 हो जाएगा। स्पर्म काउंट कितना होता है? स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट होता है 20 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml। एक ml में कितने होने चाहिए? 20 से 120। 3 to 4 ml है, तो पर ml में कितने होने चाहिए? 20 to 120 ml मिलियन स्पर्म पर ml, है ना, इतने होते हैं। तो नॉर्मली कितने हो जाएंगे लगभग? तो नॉर्मल काउंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल टोटल काउंट बोल दूंगा इसको, टोटल काउंट बताओ। टोटल काउंट हो जाएगा लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म, है ना, मिलियन स्पर्म पर ml नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ये 3 to 4 ml टोटल का लगा दिया है मैंने, है ना। वैसे तो 100 to 200 बोलते हैं, पर 200 to 300 अपन लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर 20 मिलियन स्पर्म पर ml से कम हो जाए, है ना, लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml, एक ml में अगर 20 मिलियन स्पर्म से कम हो जाए, उस लेस देन का साइन है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं ऑलिगो, ठीक है, स्पर्मिया। ऑलिगो मतलब कम हो जाना, ठीक है, ऑलिगो स्पर्मिया। ऑलिगो स्पर्मिया मतलब कि मेल में कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट कम है, तो इसमें फर्टिलिटी, जो फीमेल जो बच्चा बनना है, जायगोट बनना है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बन तो सकता है ना। चलो अभी कुछ टर्म है, ऑलिगो स्पर्मिया हो गया, तो ऊपर लिख देता हूं, ये आपने नोट कर लिया हो, है ना। ऑलिगो स्पर्मिया के बाद आता है अगर मान लो एब्सेंट हो स्पर्म, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंट स्पर्म, ठीक है, एब्सेंट या एब्सेंस ऑफ स्पर्म ले लो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म किसमें है ना, सीमन में स्पर्म की एब्सेंस का, ओनली रिप्रोडक्टिव फ्लूइड हो। और एक होता है एस्थेनो, एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया किस किस कंडीशन को बोलते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया क्या है? स्पर्म भी सही है, काउंट उनका सही है, 20 मिलियन स्पर्म पर ml से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो उनकी मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब जो उनके चलते हैं, ऐसे भागना है, ठीक है, चलना, मोर्टेलिटी तो रिड्यूस्ड हो जाती है, वो कम हो जाती है। तीव्र गति वाले नहीं हो, कम गति वाले हो, तो रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी वाले होंगे, वो स्पर्म इसमें हो जाएंगे, है ना। अरे यार, तो एस्थेनोजोस्पर्मिया मतलब उसकी रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी हो जाए, है ना, रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। सीमन में स्पर्म की मोर्टेलिटी इन सीमन, ठीक है। और एक टर्म और आती है, चलो वो आगे से आपके काम की नहीं है, फिर भी देख लो, चलो टेराटो,
टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया मतलब जो उसका नॉर्मल शेप होता है स्पर्म्स का वो डिस्टर्ब हो जाए, है ना। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ, ठीक है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अब कुछ लाइनें हैं, वो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म कोइटस के समय रिलीज होने चाहिए। किसके समय? कोइटस। कोइटस तो जानते हो ना, मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं अपन कोइटस, ठीक है। ये कोइटस के समय, कोइटस टाइम पे होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी बोलते हैं अपन कि जो फर्टाइल का नाम मतलब एग को पेनिट्रेट करके एग को फर्टिलाइजेशन कर देना, है ना, उस टर्म को बोलते हैं अपन फर्टिलिटी। सीधा सीधा आप समझते हो सकते हो इसको कि फर्टिलिटी को अपन इनडायरेक्टली अगर बात करें तो बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना, तो वो उसको कहते हैं फर्टिलिटी, तो नॉर्मल फर्टिलिटी। अब इस 200 to 300 ml की इनमें से भी इनके 60%, इनके कितने? 60% होने चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज के लगभग 60% तो होना ही चाहिए स्पर्म। और इन 60% का 40% तीव्र गति वाले, विग्रस मोटिलिटी, तीव्र गति वाले होने चाहिए, है ना। तो समझ में आया, इतने लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के लिए, फीमेल को फर्टाइल करने के लिए। और इनके 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इन 60 का भी 40% विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, है ना। ये लाइनें ध्यान रखना आप। चलो, तो अब लास्ट पार्ट हो जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है पेनिस। पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। स्पेशल टिश्यू का बना होता है। वो टिश्यू कैसा होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होता है, मतलब उत्तेजनकारी, है ना, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। अब मैं इसके पार्ट आपको यहाँ डिस्क्राइब करता रहता हूँ क्या होता है, ठीक है। जो पेनिस है, पेनिस क्या है? एक मस्कुलर एंड ट्यूबुलर ऑर्गन है। मस्कुलर एंड ट्यूबुलर ऑर्गन से मेरा मीन्स है कि ये मसल्स भी रहेंगी और एक ट्यूब भी गई है बीच में, यूरेथ्रा जो ब्लैक कलर से बनाया है ना। अब सबसे पहले इसकी रूट और बॉडी की बात करता हूँ, ठीक है। 3 पार्ट है, रूट, बॉडी और ग्लांस पेनिस। रूट जहां पर ये जुड़ा रहेगा, है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा रूट वाला पार्ट इसका। ये क्या हो जाएगी? इसकी रूट, ये रूट, है ना, ये बॉडी, और लास्ट का जो फूला हुआ पार्ट है यहां से यहां तक का, ये इसके बाद का, इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, है ना, ग्लांस पेनिस। ओके, चलो, तो अब यहां बात करते हैं रूट। रूट पर क्या होती हैं? 2 ये क्रूरा मसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये बॉडी से कनेक्ट रहता है, अंदर अटैच रहता है एब्डोमिनल में, है ना, एब्डोमेन पर, पेल्विक रीजन पर ये अटैच किसके थ्रू रहता है? क्रूरा मसल्स, है ना, क्रूरा मसल्स के थ्रू रूट इससे कनेक्टेड रहेगी, है ना। फिर इसका ये बॉडी है। अब इसमें क्या होता है बॉडी में? देखना, यूरेथ्रा मिडिल से गया है। इसके बाद जो रेड कलर के मैंने बताए हैं ये टिश्यू हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसम, है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ये दोनों टाइप रहेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इन जैसे ये समझना, ये दोनों साइड कॉर्पोरा कैवर्नोसम है, और इनके नीचे इन कॉर्पोरा कैवर्नोसम, ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये राइट साइड का, इनके नीचे क्या रहेगा? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। एक और टिश्यू होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसको ऐसे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा कि ये दोनों तरफ के ऐसे दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा ना, इसलिए मैंने हल्का सा ग्रीन कलर से जो बनाया है वो क्या बनाया है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसको मैं यहां लिख देता हूं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, है ना, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अब एक बात समझना, जो कॉर्पोरा
कैवर्नोसम है ये वाला टिश्यू, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसम टिश्यू कहां तक होता है, ग्लांस पेनिस तक, है ना। ग्लांस पेनिस में पूरी लास्ट तक ये नहीं होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसम, ठीक है। कॉर्पोरा कैवर्नोसम कई सारे चेंबर्स में डिवाइडेड रहता है, कई सारे चेंबर्स में डिवाइडेड रहता है, जिनको बोलते हैं अपन साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड, साइनोसॉइड बोलते हैं। और इन्हीं साइनोसॉइड्स में आपका आर्टरी ब्लड फिल करती है। जैसे इसमें कोई एक आर्टरी आएगी तो आर्टरी ब्लड तो ला रही है, लेकिन इसमें से जो वेन ले जाती है ब्लड को, वो वेन ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, पेनिस इरेक्ट होगा। चलो अभी उस प्रोसेस को समझेंगे। इसमें क्या होते हैं, ठीक है, चेंबर्स होते हैं। चलो एक कॉर्पोरा कैवर्नोसम हो गया। अब कॉर्पोरा स्पोंजियोसम बिल्कुल लास्ट पार्ट तक जाता है, ग्लांस पेनिस में खूब डायरेक्टेड होता है ना, ग्लांस पेनिस में। अब लास्ट पार्ट जो फूला हुआ पार्ट रहता है पेनिस का, उसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस, है ना, या प्रीप्यूस। यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जैसे स्किन है तो स्किन क्या है, अटैच तो रहती है यहां तक, ठीक है। जो बॉडी वाले पार्ट में है स्किन इससे इंटैक्ट रहेगी, है ना, पेनिस से इंटैक्ट रहती है, ठीक है। लेकिन ग्लांस पेनिस वाले पार्ट पर क्या हो जाती है, स्किन यहाँ पर फ्री हो जाती है ना, फ्रीवेबल मूवेबल होती है, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं इसको, स्किन को, है ना। तो इस स्किन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको, फोर स्किन, या इसको बोल देते हैं और प्रीप्यूस, प्रीप्यूस, ठीक है। ग्लांस पेनिस जो फूला हुआ पार्ट है पेनिस का आगे का, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर की स्किन को फोर स्किन या प्रीप्यूस, है ना। अब क्या होता है, इस स्किन के नीचे, इस स्किन में कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, इस स्किन में कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, है ना, ये ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को क्या नाम देते हैं, इन ग्लैंड को बोलते हैं प्रीप्यूटल ग्लैंड, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स, है ना। और ये क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं स्मैग्मा, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं स्मैग्मा, है ना। व्हाइट कलर का थिक, बिल्कुल थिक क्रीमी होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये रूट, बॉडी, ग्लांस पेनिस तो तीनों अलग ही रहेंगे, तीन पार्ट में। तो स्मैग्मा अब क्या करते क्या है, कभी कभी जो मोमेडियन होते हैं, ठीक है, उनमें एक रिवाज है कि क्या इस जो फोरस्किन यहां से इसको क्या कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सर्जरी के द्वारा इसको यहां से कट कर देते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, खतना, सरकम, क्या, सरकमसिजन, है ना, खतना बोलते हैं। जो भी एग्जैक्ट हिंदी टर्म मेरे को याद नहीं है। सरकमसिजन क्या कहते हैं, सर्जरी के थ्रू फोरस्किन को रिमूव करना, ओके। तो ये हो गया है, राइट। अब एक है इरेक्शन ऑफ पेनिस, कैसे होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, ये कंट्रोल में रहता है एएनएस के, ऑटोनोमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एएनएस के कंट्रोल होता है ना, एएनएस से कंट्रोल है ये। और होता क्या है, क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जो मैंने अभी बताए थे ये साइनोसॉइड्स, इन साइनोसॉइड्स में आर्टरी से ब्लड आ तो रहा है, लेकिन वेन ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड बढ़ता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा, है ना, पेनिस एनलार्ज होता जाएगा। इसी की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस होती है और हार्डनिंग ऑफ पेनिस होती है ना। और इस टाइम पर जो क्रूरा मसल्स है ये रिलैक्स हो जाती है। जब हार्डनिंग ऑफ पेनिस होती है, इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, तो क्रूरा मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तभी तो जो पेनिस है वो मूव कर पाता है ना। तो इस टाइम पे क्रूरा मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। चलो तो अब वो बात बाद में करेंगे। चलो अब क्या है, पेनिस का एक क्रॉस सेक्शन देख के बता रहा हूं मैं, बस नॉलेज के लिए है कि सबसे बाहर क्या होगी, सबसे बाहर स्किन, है ना, ये स्किन होगी सबसे बाहर। स्किन के बाद क्या होता है, जो टिश्यू है दो पार्ट में डिवाइडेड बताया था मैंने। सबसे पहले देखो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें ट्यूनिकल लेयर होती है, ट्यूनिकल एल्बुजिनिया, ये सबसे बाहर, इसके भी बाहर एक ट्यूनिकल लेयर रहेगी ऐसे, है ना। और इसके भी बाहर ये जो बाहर वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो बाहर का है ना,
ये इसमें कौन सी लेयर रहती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहाँ होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब मैंने बताया था कि कॉर्पोरा कैवर्नोसम, ये जो दोनों टिश्यू हैं ये और ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसम, है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसम। फिर मैंने बताया था इनके नीचे कौन सा होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। जो ये है वो है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और इसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के बीच में होता है यूरेथ्रा, इसीलिए मैंने वहां पर यूरेथ्रा के दोनों तरफ बनाया था कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, है ना, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये इनकी आर्टरीज हैं, ये सुपरफिशियल आर्टरी हो जाएंगी, ठीक है, डोर्सल आर्टरी हो जाएगी, ये इसकी डोर्सल आर्टरी ये वाली, ठीक है, ये डीप आर्टरी, ठीक है, पेनिस की, ये डोर्सल वेन और ये डीप वेन, और ये जो ग्रीन कलर से है वो नर्व सप्लाई है ना। तो यहाँ पर अपना ये पेनिस खत्म होता है। पेनिस कौन सा ऑर्गन है समझ गए ना, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना। ऑर्कियोपेक्सी क्या था, जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस थे उसको सर्जरी के द्वारा, ठीक है, वापस से स्क्रोटम सैक में पहुंचाना, उसको बोलते हैं अपन उस टेक्निक को ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है। एक टर्म आती है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी क्या होती है, बहुत डिफरेंस है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में क्या करते हैं, यहां से कट लगाकर उस बॉस डिफरेंस को, ऐसे ये है बॉस डिफरेंस, क्या होता है, ये बॉस डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, इसको यहां से कट करेंगे और इधर की तरफ इसको यहां से लाइगेट कर देंगे और इसको यहां से लाइगेट कर देंगे, बांधना है ना। तो बॉस डिफरेंस को कट करना और लाइगेट करना, तो ये इसको कहते हैं बोसेक्टोमी। तो इससे फायदा क्या है, जब मेल में स्पर्म टेस्टिस से तो आएंगे, टेस्टिस से तो आ रहे हैं, लेकिन यहां से कट हो गई और बांध दी तो यहां नहीं जा पाए ना, तो यहां से बाहर क्या पेनिस के थ्रू बाहर जा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स का फ्लूइड बाहर जा पाएगा, स्पर्म्स नहीं जा पाएंगे, तो मेल किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, इसलिए बेसेक्टोमी एज अ बर्थ कंट्रोल यूज करते हैं अपन, है ना। और क्या है, इरेक्शन ऑफ पेनिस किसके कंट्रोल में है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और एक टर्म आती है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में बता चुका हूं। इरेक्शन ऑफ पेनिस किसके कंट्रोल में था, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इजैकुलेशन क्या था, सीमन का मेल बॉडी से बाहर आना पेनिस के थ्रू, है ना। तो इजैकुलेशन कब होता है, जब कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन में हार्डनिंग ऑफ पेनिस बहुत ज्यादा हो जाती है ना, हार्डनिंग ऑफ पेनिस हो जाती है, उसके बाद होता है इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन के समय पे ईएनएस कंट्रोल कम हो जाता है और वहां पर एक्टिव हो जाता है एसएनएस, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस एक्टिव हो जाता है। एसएनएस एक्टिव होने के बाद ही इजैकुलेशन होता है ना। चलो यहां तक मेल पार्ट अपना कंप्लीट होता है।